हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। पीटीआई की आदत असेंबलियों की मरात में हो गई। जेल जाने वाले अपनी तकलीफों पर फट पड़े। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती ने जेल से रिहा होने के बाद क़यादत को लताड़ दिया। अकेले छोड़े जाने का इल्जाम। दूसरी जानिब 2 घंटे इंतजार के बाद मुलाकात से इनकार। वकील फैसल चौधरी जेल अमले से लड़ पड़े। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की सफारती छलांगे। सदर आसिफ जरदारी चीन, बिलावल भुट्टो ट्रंप के नाश्ते में शरीक। अमेरिका और चीन को राजी रखने की कोशिशें, क्या मुस्बत नताइज मिलेंगे? और जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। लाहौर हाई कोर्ट में 9 नए जजेस लगाने की मंजूरी। दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस से बरी। रमजान शुगर मिल्स केस आखिर क्या था, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कौमी असेंबली एनर्जी कमेटी इजलास। सिंध की गैस बलोचिस्तान को देने पर नवीद कमर का एहतजाज। वजीर मुसद्दिक मलिक पर तंज। इजलास के दौरान दोनों आमने सामने आ गए। नून लीगी दौरे हुकूमत में शाहिद खाकान अब्बासी के गैस मुआहदे हुकूमत के गले पड़ गए। मुल्क की सस्ती गैस छोड़कर महंगी LNG खरीदने का इंकशाफ। कमेटी इजलास का अहवाल हम जानेंगे रऊफ क्लासरा की जबानी। और वाटर रिसोर्सेज कमेटी की नैब और ऑडिटर जनरल पर शदीद तनकीद। ऑडिटर जनरल और नैब रिपोर्ट्स बना देते हैं मगर होता कुछ भी नहीं है। कमेटी इजलास में शदीद गर्मा गर्मी। अहम तफसीलात जानेंगे रऊफ क्लासरा की जबानी। दूसरी तरफ कौमी असेंबली बैनुल सूबाई कमेटी में जमशेद दस्ती ने MM रोड को कातिल रोड करार दे दिया। इन सब मौजुआत पर हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लासरा साहब, एक और पोस्ट जो है वो एक्स पर आया है इमरान खान साहब का, और उसमें बातें तो उन्होंने काफ़ी सारी की हैं, लेकिन आपका मैं जो है वो ख़ास व्यू चाहूँगी इस पे कि उन्होंने अली अमीन को जो है, अली अमीन गंडापुर को जो है वो ख़ास तौर पर हिदायत की है। उन्होंने कहा कि सूबे की आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आपकी जिम्मेदारी है और कोई भी अगर बात होती है तो आपसे सवाल किया जाएगा और इसके ज़िम्मेदार सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला पर होगी अगर किसी भी कारकुन को वहाँ पर जो है वो परेशान किया गया हो। और ये ख़ास तौर पर उन्होंने IG और चीफ सेक्रेटरी की तकर्री के हवाले से जो है उस तरफ जो है वो उन्होंने हिंट किया है। बहुत शुक्रिया। आज इतना हैवी एजेंडा है मेरा दिल तो कह रहा था हमारा प्रोग्राम 1-2 घंटे का होता है, इतने सारे टॉपिक्स हैं और मतलब और जो हम ये बाद में करेंगे असल इस मुल्क के जो इश्यूज़ हैं ना जिन पे हमें बात करनी चाहिए, जो लोग नहीं सुनते। मज़े की बात ये है लोगों को भी चस्का चाहिए, ज़रा थ्रिल चाहिए, ज़रा तड़का चाहिए, ज़रा कोई इस तरह की कोई मतलब उन्हें सीरियस इश्यूज़ नहीं चाहिए जो मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाएंगे। जो आज मैंने 2 मीटिंग मैंने अटेंड किए हैं, 3 मीटिंग्स इमरान मकराना साहब ने अटेंड किए हैं। मैं सुबह का उठा हुआ तो सारा दिन ये करते रहे कि ज़रा मतलब आवाम के मसलों को तो देखें ना, रियल इश्यूज़ क्या हैं। और मज़े की बात है आवाम वो रियल इशूज़ सुनना ही नहीं चाहती, आवाम यही तड़का सुनना चाहती है। तो हम चलें चस्का देते हैं, उनको तड़का देते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है। ये तो डिमांड सप्लाई पे काम चलता है कि जिस चीज़ की डिमांड होगी सप्लाई तो उसी की होगी। ये जो आई खान साहब का एक एक्स पे आया है उस पर 2-3 चीज़ें हुई। एक तो खान साहब ने मतलब एक्स पे अपना गुस्सा है उन्होंने 3-4 लोगों पे निकाला है और उसमें इज़ अ फायरिंग लाइन रेंज में ना तो अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं। फिर इसके बाद मैंने देखा है कि वो ये हो गए अपने आज़म सवाती साहब हैं, वो फट पड़े हैं जनाब कि मुझे पूछने के लिए कोई नहीं आया। वो नाराज़ हो गए हैं जनाब कि देखो मैं अकेला पड़ा रहा। और वाकई हर कोई भूल गया था कि आज़म सवाती साहब भी इस नाम के कोई इस मुल्क में बंदे थे जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें चलती थी, जिनकी बहुत सारी बातें होती थी लीड कर। देखना मतलब शो बिज़ पॉलिटिक्स भी तो शो बिज़ बन चुकी है ना। इट्स लाइक मतलब मूवीज़ ही फिल्म की तरह हैं, आप फिल्म स्टार हैं, हम भी उसी तरीके के हैं। समटाइम बड़ा डर भी जाता है कि TV पे आप आ रहे हैं तो ठीक है, आपको मतलब आप सामने नज़र आ रहे हैं तो लोगों को याद है, गायब हो जाए 24 घंटे के लिए तो कोई किसी को याद नहीं था। हम तो आज़म सवाती साहब को भूल गए थे कि भाई साहब किधर हैं। और मुझे भी मेरी नलायकी देखे, चलो मैं अपने से शुरू करूँ, मुझे भी नहीं पता था वो जेल में है। मैं समझाऊँ वैसे ही कहीं पे कोई आजकल बैठे होंगे मनसेरा वगैरह में अपने यहाँ मैं थोड़ा सा अंडरग्राउंड, पता चला वो तो जेल में थे। मतलब हम भी भूल गए थे तो पार्टी भी भूल गई थी। इससे भी दुनिया की बेसबाती का थोड़ा सा सबक लेना चाहिए कि जो हम अपने आप को हर वक्त समझते रहते हैं कि अपन ही भगवान है और अपन से ही दुनिया चल रही है और अपन ही मतलब मैटर कर रहे हैं। इतनी देर लगती है कि अब स्क्रीन से हट जाएं। बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, बिग गन्स, लोगों को याद ही नहीं होता कि कौन किधर गया कहाँ पे गया। 10 दिन के लिए अब TV पे नहीं है, अब ट्विटर पे नहीं है, आप पार्लियामेंट में नज़र नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, चीखो पुकार करते नज़र नहीं है। तो लोग कहते हैं टू हेल विद, आप कौन कहाँ किधर, हम मतलब नए के पीछे जाएंगे। सो ये बहुत बड़ा सबक है जो आज, और ये आज़म सवाती साहब अकेला नहीं है,
ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब यहाँ पर थे, इससे पहले मैं उस पर हूँ ज़रा, ये बड़ा मतलब अहम इशू है जिस पे बात कर आज़म सवाती साहब कह रहे हैं। तो इसी तरह की तकलीफ़ का इजहार ये उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी किया था जब जनाब मुशर्रफ साहब की वो कैद में थे। तो इसी तरह का शिकायत कुछ पिछले दिनों में इन्होंने भी की है, ये उन्हें शाह कुरैशी साहब ने की थी, याद है आपको? और हमारे प्रोग्राम में आए थे इसे अगर उसमें आए थे इसाक हकवानी साहब आए थे, उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि भाई साहब किधर हैं, कोई उस बेचारे की बात ही नहीं कर रहा, और उसकी फैमिली भी गायब हो गई, शाह कुरैशी साहब की वो भी बातचीत नहीं कर रही। अब भी आजकल उमर सरफराज चीमा साहब हैं, उनका भी कोई जिक्र नहीं हो रहा, वो किधर हैं? अच्छा, यास्मीन राशिद साहबा की क्योंकि बीइंग ए वुमेन उनकी कोई ना कोई एक्टिविटी चीज़ें नजर आ जाती होती हैं। पैसे अच्छा ऐसे इजाज़ चौधरी साहब, इनसे कोई मिलने जाता है? एक ना बड़ा खूबसूरत एक नावल है उसका गार्शिया का, नोबेल प्राइज़ विनर जो है, जिसने लिखा था 100 Years of Solitude, और उसका था नावल का नाम जो था उसका, और उसका तन्हाई के 100 साल। तो उसका जो ऑथर है उसका एक और बड़ा खूबसूरत नावलेट है, नोबडी राइट्स टू कर्नल। एक रिटायर्ड कर्नल होते हैं, अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, और वो रोज़ाना डाक खाने जाता है कि मेरी पेंशन का लेटर आया या नहीं आया है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। तो सेम अब वही हालत है कि नोबडी मीट्स, ये पॉलिटिकल प्रिजनर कह लें, पॉलिटिशियंस कह लें, कि सारे आके बहर वो बात करते हैं। कि मतलब गिलानी साहब को देखें कि मेरी उनसे मुलाकात हुई, हमारे दोस्त उस वक्त अरशद शरीफ मेरे साथ थे, हम इकट्ठे मिले थे गिलानी साहब से, तो गिला कर रहे थे कि यार मैं यहाँ बैठा हूँ, डील नहीं की, तारिक अजीज़ साहब मेरे पास आज आए थे कि आप आ जाएँ, आपको वज़ीर आज़म बनाते हैं, ये करते हैं। और वो कहानी तो खैर सबको डाली थी कि सबको वज़ीर आज़म बना रहे थे मुशर्रफ साहब एंड कंपनी। तो उन्होंने कहा मैंने कोई डील नहीं की, जेल में बैठो को मिलने नहीं आता। मैंने उस पर स्टोरी की थी, देन आई वाज इन द न्यूज़, अरशद वाज इन डान, हम दोनों ने की। तो बेनज़ीर भुट्टो साहब थी दुबई में, उन्होंने वहीं से उनको ज़रा कोई अच्छी खासी सुनाई थी, फिर सारे पहुँच गए थे। तो शाह कुरैशी साहब भी वही कह रहे हैं, आज ये भी वही फरमा रहे हैं आज़म सवाती। सो भाई साहब आप अपनी मर्जी से आते हैं, जहन में रखें, कोई आपको घर से खींच के नहीं लाते, पैकेज है, इट्स ए पैकेज। तो उनसे आज़म सवाती साहब से मैं पूछ सकता हूँ अगेन इंतहाई अदब के साथ, जब आप बहर में थे आप कितनी दफ़ा मिलने गए थे उनसे, इजाज़ चौधरी साहब से, यास्मीन राशिद साहबा से, उमर सरफराज चीमा साहब से, या कुछ और लोग गिरफ्तार थे, ख़वातीन थी गिरफ्तार थी जो बेचारी लाहौर में जो बाद में हुई, तो आप कितने दफ़ा मिलने गए थे कि आज आप गिला कर रहे हैं कि पार्टी मुझे मिलने नहीं आती? भाई साहब आप भी तो, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, को मिले होंगे तो मेरी माजरत मैं अपना करेक्ट कर लूँगा, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कभी वो गए हों। आप भी नहीं गए, वो भी नहीं है, बस चल रहा है, बिजनेस चलाएं जैसे इस मुल्क में चलता होता है। नंबर 1। नो कमिंग टू द पॉइंट जो आपने खान साहब वाली बात की है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा साथ में वो भी फैसल चौधरी साहब वाले मुझे याद दिलाया कि वो आज जी बिल्कुल, वो उनको जो है वो मिलने नहीं दिया और काफी गुस्से में थे, बहुत ज्यादा। मतलब मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, इतना गुस्से में मैंने फैसल चौधरी साहब सरप्राइज हुआ करें। वैसे बात आपकी ठीक है, अब तक बंदे को ना थोड़ा सा मतलब थिक स्किन हो जाना चाहिए कि कोई बंदा मतलब किसी वक्त भी कुछ कर सकता है। मतलब मुझे ऊपर भी अगर सम टाइम डाउट होता है कि किस उस एनवायरनमेंट में क्या रिएक्शन दे दें, यू नेवर नो, इंसान को नहीं पता होता कि किसी वक्त वो क्या रिएक्शन दे दे। खैर ये मुझे पूछना जरूर है आपसे। खैर कमिंग टू द पॉइंट जो इस पर खान साहब पे आ रहे थे, एक तो मैं खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे हर दफ़ा वो ना सच्चा साबित करते हैं, मुझे मायूस नहीं करते खान साहब, एंड आई रियली ग्रेटफुल टू हिम। मेरी उनके बारे में राय है, बल्कि इंतहाई एक फॉर्म ओपिनियन है और अब तक तो ठीक जा रही है, कि खान साहब कोई भी ऑफ़र करें, कोई लेटर लिख दें, कोई टॉक्स की ऑफ़र करें, कि मुज़ाकरात के लिए टीम बना दें, सॉफ्ट हो जाएं, ऑलिव ब्रांच ऑफ़र करें आर्मी को, एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को, वो 24 घंटे तक होती है। 24 घंटे में या ले लो या दे दो, उससे दरमियान में नहीं होती। खान साहब 24 के बाद 25वां घंटा नहीं होने देते। वो 24 घंटे से ज़्यादा चुप रह ही नहीं सकते। और मेरी राय है कि जिस दिन खान साहब इस 24 घंटे को 25 करेंगे, बढ़ा बढ़ू को 48-72 तक ले जाएंगे ना, कि मैंने किसी को ऑफर किया, लेटर लिखा है, चीज़ें लिखी है, कोई टाइम ले लेते हैं, तो फिर देखते हैं, तो मेरा ख्याल बहुत सारे ब्रेक थ्रू हो सकते हैं। लेकिन खान साहब का थैंक यू वेरी मच। जो मेरी राय है, 24 घंटे से ज़्यादा खामोश रहने का स्टेमिना नहीं है, और आज वही कुछ हुआ है। कभी देख ले, लेटर लिखा था उन्हें, परसों मेरा ख्याल आया था, लेटर आया था, आज उन्होंने उसका अच्छा खासा जवाब दिया है। अच्छा, लोग उनके हामी कहेंगे देखें जी कल सिक्योरिटी जराए से खबरें चल गई हैं कि जो उसमें खान साहब को मॉक किया गया है, इंसल्ट की गई। उन्होंने कहा जनाब जो प्रिजनर है, जो कैदी है, जिसको सजा हुई, हम उसका लेटर नहीं पढ़ते, हमें चाहिए नहीं। और भाई सिक्योरिटी जराए हैं ना, कोई ISPR ने तो नहीं किया ना, मतलब थोड़ा सा तो आप भी पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, थोड़ी सी समझ तो होनी चाहिए। मान लिया उन्होंने अपने जराए के जरिए बहुत सारे सहाफियों से चलवाई होगी, मान लेते हैं, लेकिन आपको इतना श्रूड तो होना चाहिए कि वेट करें। आपने एक आर्मी चीफ को लेटर लिखा है, आपको ISPR की तरफ से जवाब आना या नहीं आना चाहिए। अगर आपके जरिए, मेरे जरिए, मतलब ABCD के जरिए उन्होंने कोई एक दिन खबर चलवा दी, आपने उसको सीरियस लेके आज बम्बार्डमेंट पे शुरू कर दिए, ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है खान साहब को, अब 74-75 साल वाले बंदे को बंदा क्या कह सकता है, जो मुल्क का वजीर आजम भी हो, इतना पॉपुलर भी हो। तो उनको भी ये डर तो नहीं है कि मुझे भूल ही ना जाए?
वो जैसे हम वैसे ये बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। मैं जो है वो खबरों में रहूं, भूल ना जाए हमें कहीं। मतलब दैट्स अ गुड पॉइंट कि जैसे लोग उस शामुद कुरैशी साहब को भूल गए हैं, जैसे आजम सवाती को भूल गए हैं, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भूल गए थे, जैसे हमने देखा कि वहाँ पे इजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा साहब को लोग भूल गए। तो ये चीज़ें तो फिर वो खान साहब के जहन पे फिर खौफ हो सकता है। इट्स अ गुड पॉइंट एंड आई स्टैंड करेक्टेड। खबरों में रहना चाहिए, हर वक्त मेरे बंदे को पता होना चाहिए कि खान साहब ये क्या कर रहे हैं और इनके साथ क्या हो रहा है। खैर आज उन्होंने बड़ी फिर ठुकाई की है और आपकी दफ़ा फिर वहीं पे की है जहाँ पे करनी थी कि अर्दली की हुकूमत है, सुल्तान सिकंदर राजा साहब पे वो बरसे हैं, फिर टाउड्स का कहा है, मोहसिन नकवी साहब की क्लास ली है। चलो ये तो एक नॉर्मल सी बिजनेस एज यू, लेकिन आज उन्होंने इंसाफ किया खान साहब ने। आज वो कहते हैं ना, मतलब दुश्मन दोस्त दोनों को उन्होंने आज ठुकाई की है खान साहब ने। आज उन्होंने इंसाफ किया है। अगर अपने दुश्मनों को उन्होंने वहाँ पे उन्होंने रगड़ा है, शहबाज शरीफ साहब हैं, अर्दली हैं, हुकूमत है, और उसमें बराह रास्त उन्होंने चीफ को आज कुछ नहीं कहा वैसे, ये मतलब लेकिन उसमें भी एक बड़ा कैच है। अच्छा। जब आप ये कहते हैं कि ये अगर अर्दली की हुकूमत है तो अर्दली किसका होता है? मतलब इनडायरेक्टली आप उधर लिंक कर रहे हैं कि अर्दली फिर वही होते हैं ना जो मतलब फौजी अफसरान हमारे भाई होते हैं, उन्हीं के अर्दली होते हैं, सिविलियन के तो नहीं होते। तो उन्होंने फिर शहबाज शरीफ साहब को जाकर वहीं लिंक कर दिया, तो खड़ा तो वहीं कर दिया है, तो उसमें उन्होंने फिक्स सेटल कर दिया है। लेकिन जो अहम चीज़ है जिससे ये लगता है, मेरी रीडिंग थी कि खान साहब अब तक अपना एक उनका रिकॉर्ड है कि जो वो चुनते हैं ना वज़ीर आला, बड़ी मेहनत से चुनते हैं। कोई ऐसा नहीं चुनते कोई गैर मामूली बंदा आ जाए, लोग उसके एडमायरर बन जाएं कि यार इतना बड़ा हीरा भी आपके पास था, इतनी बड़ी, वो कहते हैं ना इस राख में, मतलब या खुदा या रब, एक बड़ी खूबसूरत सा एक है ना कि इतनी बड़ी अगर चिंगारी भी वो ये खाकस्तर में थी, एक इस तरह का है। मेरी शायरी क्योंकि बड़ी वीक है, तो मतलब इतनी बड़ी चिंगारी खान साहब नहीं ढूंढते कि लोग हैरान हो जाए, अच्छा ये भी हीरा था खान साहब। वो चुन के बंदे लगाते हैं बिल्कुल। अब मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, सारे अच्छे लोग हैं, मैं ये कह सकता हूँ। अगेन उसका पीका आ चुका है, वी हैव टू बी केयरफुल। जनाब उस्मान बुज़दार साहब, बिल्कुल, महमूद खान साहब, हीरा है ना, महमूद खान साहब, उनसे उनको बल्कि चिट्टा बुज़दार कहते थे। ये जरा ज़हन में रखें, KPK में उनका निकनेम चिट्टा बुज़दार था। अब देख लें अली अमीन गंडापुर साहब, अब इन तीनों को जरा सामने रख के देखें, कोई खान साहब के चॉइस में किसी को कमी नजर आती है? एक से बढ़कर एक, ठीक है, बल्कि लोग पिछलों को मिस करना शुरू कर देते हैं कि शायद वो वाला बेहतर था। अच्छा, परवेज खटक साहब भी रहे हैं। मजे की चीज़ है, 3 चीफ मिनिस्टर थे, इन पे तनकीद के बावजूद उस्मान बुज़दार साहब हूँ, महमूद खान साहब हूँ, ये परवेज खटक साहब पे तो खैर उस तरह नहीं थे, उनको चेंज नहीं किया था उन्होंने। चेंज नहीं करते, वो हीरा चुन के लाते हैं, बड़ा वो मेहनत करते हैं, वफादारी उनके लिए पहली होती है। लेकिन अब मुझे सिम्टम्स थोड़े से कोई आज वाले उसके बाद डिस्टर्बिंग लग रहे हैं। अच्छा, यस, आज लग रहा है कि बुशरा साहबा उनके मेहमान नवाजी से खुश नहीं थी, और या उनके जो जहन में आइडियाज़ थे कि हम खान साहब को कैसे रिहा करवाएंगे। पिछली दफ़ा जो आए थे 24 नवंबर को, और उनको ये गंडापुर साहब पतली गली से निकल गए थे रात को अपने वर्कर वगैरह छोड़ के। तो लगता है कि खान साहब और उसके बाद बुशरा साहबा खुश नहीं। आज उन्होंने जो थोड़ी सी एक वेग किस्म की एक थ्रेट दी है खान साहब ने, ये बहुत बड़ी बात है जो आज उन्होंने। अब तक तो वो इनको कवर कर रहे थे, वो गंडापुर साहब को सपोर्ट दे रहे थे कि गंडापुर साहब जो कर रहे हैं मेरे कहने पे कर रहे हैं। गंडापुर साहब भी कह रहे थे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ खान साहब के कहने पे कर रहा हूँ। लगता है ये कि जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है ना कि 99% बात हो गई थी। जुनैद अकबर साहब और गंडापुर साहब के दरमियान जो इस वक्त कोल्ड वार चल रही है, तो खान साहब इस वक्त वो गंडापुर साहब से हाथ उठाते हुए लग रहे हैं, मेरी रीडिंग। ये कुर्सी उनकी मुझे थोड़ी सी हिलती जुलती लग रही है गंडापुर साहब की। जबकि सपोर्ट तो इतनी थी, जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा, जब वो स्टेटमेंट्स उन्होंने बड़ी दी थी और फिर वो उनके वज़रा जो है वो कह रहे थे वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे ख्याल से गौहर साहब और 1-2 और को ये कहा था ना, मैसेज दिया था कि अगर आप इनके साथ नहीं खड़े तो फिर छोड़ दे पार्टी, और उस वक्त जो है वो उन्होंने काफ़ी। लेकिन गंडापुर साहब को प्रोटेक्ट किया, गंडापुर साहब ने उनके लिए भी अपनी जान रिस्क पे डाली, माने ना माने। मैं गंडापुर साहब से कभी नहीं मिला, मेरा कोई उनसे कोई ज़ाती तल्लुक भी नहीं है, दुआ सलाम कभी बात भी नहीं हुई। लेकिन हैविंग सेड ऑल, उन्होंने खान साहब के लिए एक्स्ट्रा माइल गए हैं। एक चीफ मिनिस्टर सूबे से ये काम नहीं लेने चाहिए थे जो खान साहब ने लिए हैं, ये मेरी राय है। उन्हें इस काम में नहीं डालना चाहिए था कि जिस काम में उन्हें डाला गया था। ये उनका काम भी नहीं था, वो वजीर आला थे, फिर उनको वजीर आला रखते और लोग थे बहुत सारे उनके जरिए। अभी है ना जुनैद अकबर साहब को कहें कि लेकर आए, आप फिर भी कह रहे हैं गंडापुर साहब तो साथ आएंगे, क्योंकि गंडापुर साहब साथ आएंगे तो गाड़ियां आएंगी, जरा जहन में रखें। फिर आप सरकारी बंदे आएंगे, फिर पैसा आएगा, फिर बजट आएगा, फिर आग जलाने वाले आपके आलात आएंगे, फिर आपकी एम्बुलेंसें आएंगी, फिर रास्ते से वो हटाने वाले वो क्या होते हैं उसमें लिफ्टर आएंगे, फिर खाना पीना बजट, क्योंकि वजीर आला इज मूविंग। जब वजीर आला मूव कर रहा है तो इसका मतलब है फिर पूरे का पूरा। सो वो गंडापुर साहब को फिर भी आना है बिकॉज ऑफ दीज रीजन, वेरी रीजन कि आपने पैसा खर्च करना है। अदरवाइज अगर जुनैद अकबर लेकर आते हैं, एक तो लोग शायद इतने इकट्ठे ना कर सके, कार भी लें तो उनका खाना पीना कौन करेगा?
वो तो गंडापुर साहब ने करना है। वो लास्ट टाइम गंडापुर साहब कहते मैं जेब से कर रहा हूँ। सही। मतलब अगेन ये अलग बात है, जिन लोगों को लाए थे ना उनके पास पानी था ना रोटी थी, बेचारे भूखे रहे हैं यहाँ पे सारे, और 3 दिन लड़ते भी रहे हैं भूखे प्यासे, आप उनको लेकर आए और उनके साथ चल। अच्छा, तो ये गंडापुर साहब के लिए जो मुश्किलात हैं इसमें कितना बड़ा फैक्टर बुशरा बीबी का है? क्योंकि उस्मान बुज़दार भी जब इतने अरसे तक टिके रहे तो बात तो यही थी कि वो जो है वो फेवरेट है, इसलिए वो टिके रहेंगे, और अभी जो है वो ये थोड़े से नापसंद। मेरे ख्याल थोड़ी सी बात आगे बढ़ गई, बात बढ़ गई। वो जो नदीम चंद साहब कहते होते ना कि उसमें जो उन्होंने आया था मुख्तारिया गल वध गई है, तो गल वध गई। आज वाला जो स्टेटमेंट खान साहब का सीधी एक उनको वार्निंग कहें, मतलब हम थोड़े से उस माइल्ड लफ्जों में ये कहेंगे, उसमें धमकी नहीं कहेंगे, थ्रेट जरा सख्त हो जाएगा, बट माइल्ड लहजे में खान साहब ने वो कहते ना कि समवन हैज बीन पुट ऑन नोटिस। तो मुझे लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब को पहला शोकाज नोटिस आज जारी कर दिया गया। ही हैज बीन पुट ऑन नोटिस कि भाई साहब आपने कैसे आईजी मान लिए, आपने कैसे चीफ सेक्रेटरी उनकी मर्जी के ले लिए हैं, आप अपना बंदा क्यों नहीं रख रहे, और अगर हमारे वर्कर के खिलाफ कोई चीज़ हुई तो फिर उसके जिम्मेदार सुबह हुकूमत होगी, मतलब गंडापुर साहब होंगे। सो आज खान साहब ने स्टेट फायर किया है, और अब की दफ़ा पता ये चला है, तो इसमें बुशरा साहबा का यकीनी तौर पर उनका है। अगर बुशरा साहबा उनकी क्लियरेंस उनकी कर देते, नहीं गंडापुर साहब इज़ द बेस्ट मैन, और वो रही भी हैं वहाँ पे, उनके मेहमान नवाजी की है, उनको साथ लेकर आए, उनकी यहाँ से निकाल कर ले गए, जान बचाई, दीगर चीज़ें काम की, नहीं तो वर्कर्स ने घेरा हुआ था सबको। लगता है बुशरा साहबा वो खुश नहीं है। बुशरा साहबा चाहती थी कि डी चौक पे कोई बहुत बड़ा काम होना चाहिए, हमें वापस नहीं जाना चाहिए, लेकिन गंडापुर साहब जो हैं उनको निकाल कर ले गए फॉर वट एवर रीज़न। तो बुशरा साहबा उससे खुश नहीं है कि वो जो आई थी ना कसम उठा के आई थी कि हम खान साहब को वापस लेकर जाएंगे, और गंडापुर साहब तो कह के वसीयत कर रहे थे कि मेरे जनाजे पढ़ लेना, तो जनाजा पढ़े जाने से पहले अल्लाह इन साहब को सलामत रखे, घर पहुंच गए थे। तो ये जब चीज़ें होती हैं तो बुशरा साहबा को लगा है कि जो मैं अपने स्टेटमेंट से वो मतलब वो हुई हूँ, क्या कहना चाहिए, झूठा थोड़ा सा सख्त लफ्ज़ पूरा यस, मैं एक्सपेक्टेशन पे या जो मैंने दावा किया था मैं नहीं कर सकी, मुझे एम्बेरसमेंट हुई है, मेरे मुखालफिन ने ट्विटर सोशल मीडिया पे मेरा मजाक उड़ाया और बाकी चीज़ें की हैं, तो उसके जिम्मेदार गंडापुर साहब हैं। सो मुझे तो लगता है गंडापुर साहब की कुर्सी थोड़ी सी हिल रही है, मैं इतना ही कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं सकता। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद इशूज़ हैं हमारे पास, वो डिस्कस करेंगे क्लासरा साहब से। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो खान साहब का ट्वीट आया, एक्स पे न्यू पोस्ट जो है वो किया, और उसमें जो है वो काफ़ी सारी बातें जो है वो उन्होंने की। इसके अलावा आज जो है वो फैसल चौधरी साहब को क्लासर साहब मिलने नहीं दिया गया, और काफ़ी जो है वो गुस्से में नजर आए। वो मुझे ना एक याद आ रही पिक्चर है विश के, मुझे ख्याल नहीं रहा, ब्रेक में भी नहीं आया ख्याल, बाज़ दफ़ा हम साफ़ ही थोड़े मतलब क्या मकबूतुल हवास भी होते हैं। इससे पहले कि मैं उस पर आऊँ, नहीं तो मैं ना एक बेनज़ीर भुट्टो साहबा की अभी भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, राना साहब या जैद बलोच साहब बैठे हैं, कि अगर इसकी बेनज़ीर भुट्टो साहबा लांडी जेल में ना वो मिलने जाती थी आसिफ अली जरदारी से, तो उसके साथ बिलावल और शायद बख्तावर भी साथ होते थे, तो थक हार के ना उनको नहीं मिलने दिया जा रहा था। शी इज सिटिंग आउटसाइड लांडी जेल, वो बड़ी मशहूर उनका एक पोस्टर उनकी पिक्चर है, अगर उसको ढूंढ के जरा वो दिखा सकें, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। तो इसमें अभी उससे पहले जाने से पहले हमारे जैद बलोच साहब हैं, उन्होंने वो ग्रुप में भेजू, उन्हें पता है मुझे शेर व शायरी से ज़रा वो है, तो वो मैं ज़रा वो आपको सुनाना चाह रहा था। तो उनका है वो जो अभी हमने कहा था ना, ऐसी चिंगारी भी यार अब अपनी खाकस्तर में थी, मतलब ऐसी चिंगारी भी यार अब अपनी खाकस्तर में थी, तो वही वाला मैं पूरा पढ़ दूं, मेहरबानी मेरी कुछ टीम में चलो। ये डेडिकेटेड है उन सारे सीएम्स को जो खान साहब जो है। यस, अच्छी डेडिकेशन की आपने। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जो मैं वो आई होप कि अभी वो उनकी तस्वीर ढूंढ लेंगे। अब सवाल ये मेरी ना उनके बारे में वो आप वाली बात के मायूस ना हुआ करें। मुझे ना आमिर मतीन साहब जो मेरे यहाँ पे इकट्ठे हम शो करते थे, बड़ा सामने इकट्ठे किया, तो अक्सर मैं इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट का इजहार मैं करता रहता था, तो वो भी आप वाली बात कहते थे। वो मुझे कहते थे कि क्लास साहब आप ना बहुत जल्दी दूसरों को दिल दे बैठते हैं। तो उनका ये कहना होता था कि आप किसी को दूसरों को दिल बड़ा जल्दी दे बैठते हैं और फिर आप मायूसी का शिकार भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, अभी हैबिट है, मतलब इट्स इन माई जीन्स, इट्स माई मैन्युफैक्चरिंग, माई प्रोग्रामिंग, कि दिल दे बैठते हैं। और एक एक करके फिर हमने दिल वापस भी लिए, बहुत सारों को दिए। भाई मैं उसकी उस सियासतदानों की और कुछ और लोगों की बात कर रहा हूँ, वजाहत कर दें आप। नहीं मजाक नहीं, मैं मतलब सीरियसली कह रहा हूँ कि वजाहत कर दें, वजाहत कर रहा हूँ, ये नो केस बना हुआ हो। सो मैं मतलब ये था कि बहुत सारे लोग थे जिनको मैं एडमायर करता था एज ए पॉलिटिशियन, एज ए रूलिंग एलीट, एज ए ब्यूरोक्रेट, बहुत सारी लंबी लिस्ट। अब लोगों को मिलते हैं, मुतासर होते हैं किसी के कंडक्ट से, किसी की बात से, किसी की इवन छोटी सी बात ही बात दफ़ा मुझे अच्छी लग जाती है। अभी मैंने तो ये पूरी किताब लिख दी है, उस पर कोई 40-50 लोग
लोगों के करेक्टर्स पे लिख दी है, उस पर निराले लोग, निराली कहानियाँ, कि मुझे जो लाइफ में लोग मिले जिनकी छोटी छोटी चीज़ों से मैं मुतासर हूँ, तो मैंने 250 पेजेस की किताब लिख दी। तो मैं तो इतना लोगों के जेस्चर से मुतासर हो जाता हूँ, तो जरूर पढ़िएगा। तो मैंने खैर उस पर मैंने ऐसे सियासतदान मिलते रहे, लोग मिलते रहे, और जब उनको असल देखना शुरू हुआ एज ए रिपोर्टर, तो मैं सबसे ऐसा दुखी भी हुआ, दिल भी दुखी हुआ, लेकिन किया, उनको विड्रॉ हुआ उनसे। अब हालत ये हो चुकी है कि आधा शहर मुझे नहीं मिलना चाहता, आधे से मैं नहीं मिलना चाहता। इस्लामाबाद का बता रहा हूँ मैं, अपने बारे में मेरी ये राय है। तो मेरा भी ये है कि उसमें से फैसल चौधरी साहब के बारे में मेरा ये राय है, अगर नाराज ना हो जाए, आपको पता है फवाद चौधरी साहब और फैसल साहब जट भी हैं, और वो भी उससे वो क्या कहते हैं, उस अस्करी उससे रीजन से, मार्शल रेसेस हैं, जेलम से हैं, प्योर जहाँ से फौज भर्ती होती है। तो फिर उसके बाद डर तो लगता है ना थोड़ा जटों के बारे में गुफ्तगू करते हुए। तो मेरी थोड़ी सी फैसल के बारे में डिफरेंट राय है थी कि वो एक कूल आदमी है, अच्छे जवाब देता है, हमारे शो में आता था, मुश्किल सवालात जवाब बड़े कूल तरीके से देता था। मुझे नहीं तवक्को थी कि फैसल भी लूज टेम्पर। बेनजीर भुट्टो साहब अगर ये तो पैकेज है भाई, मैं जो उसने बात बड़ी खूबसूरत बात की थी हनीफ अब्बासी साहब ने हामिद मीर साहब के शो में एक दिन, आई लव्ड इट। उन्होंने ये बात की कि देखें जी खान साहब के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनकी पार्टी वर्क के साथ हो रहा है, ऐसे लंबी उन्होंने बताया जो भी तकालीफ थी। तो हनीफ अब्बासी साहब ने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा भाई साहब मैं भी तो रहा हूँ 14-15 साल, मुझे भी तो उम्र कैद दे दी गई थी, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी बेटी डॉक्टर साहबा थी, उनको हटवा दिया गया था हॉस्पिटल से, और भी उन्होंने बताया, और उनके मिसेज जो हैं वो बेचारी वो जाकर खुद बिजनेस देख रहे थे, वो तकलीफें मैंने भी देखी हैं। लेकिन बात बड़ी प्यारी की, उन्होंने कहा मुझे सारी उनकी सिंपथीज हैं पूरे पीटीआई के साथ, जो कुछ हो रहा है गलत तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं पैकेज है, पाकिस्तान में आपने सियासत करनी है तो ये उसका पैकेज है। तो खान साहब को नहीं पता था ये पैकेज है, या खान साहब के दौर में लोग जेलों में नहीं थे, 70-80% तो पूरी की पूरी आसिफ जरदारी साहब जेल में थे, शाहिद खान अब्बासी साहब जेल में थे, ख्वाजा आसिफ थे, ये एहसन इकबाल थे, साद रफीक थे, और कुछ राना सनाउल्लाह साहब थे, उसके बाद आपके मिफ्ता इस्माइल साहब थे, वो फरियाल तालपुर, लंबी लिस्ट है। इवन जरदारी साहब थे जो आज अच्छा, इवन शहबाज शरीफ साहब थे, हमजा शहबाज शरीफ थे, मरियम साहबा थी, नवाज शरीफ साहब, कौन बचा हुआ था? पैकेज है ना भाई, तो किसी को घर से लेने तो कोई नहीं चाहता कि आए और हमारे लीडर बने। इस कारोबार में, इस पैकेज में तो जान देनी भी पड़ती है, लेनी भी पड़ती है। तो फिर गिला किस चीज़ का है भाई साहब? अगर फैसल भाई इसके साथ जाती हो कि नहीं होनी चाहिए थी, ही इज ऑनरेबल मैन। अगर जनाब उन्होंने 2 घंटे आपको बिठा भी लिया तो आप कहते हैं मुझे हिफ्ज़ बिजा में रखा गया, कमरे में बैठ के उन्होंने बिठा लिया, तो भाई साहब ये तो पैकेज है। आपके दौर में तो ये चीजें हो रही थी, बर्दाश्त करें। भाई बेनजीर भुट्टो ने बर्दाश्त की, वो अभी अगर उसकी तस्वीर मेरा ख्याल नहीं मिली मेरे दोस्तों को, अगर ढूंढ लेते, अगर उसमें मैं ब्रेक में खुद ढूंढने की कोशिश करूंगा मैं। तो भाई अगर बेनजीर भुट्टो साहबा जब आसिफ अली जरदारी साहब लांडी जेल में थे, वो बच्चों के साथ बिलावल और बख्तावर साहब मिलने जाती थी, और थक कर के बहर वो एक वहां पे साथ में ईंटों पे बैठे हुए हैं, और वो कौन है? उनके अगर दादा भी ये प्राइम मिनिस्टर थे, शाहनवाज भुट्टो, उनका बाप भी प्राइम मिनिस्टर था, खुद भी वो प्राइम मिनिस्टर थी, 3 दफा फैमिलीज में थी। अच्छा, उनके अगर ये बताता जो तो कंफ्यूजन ना हो, जूनागढ़ की जो रियासत थी जिसपे पाकिस्तान का क्लेम भी था, उसके लास्ट जो दीवान थे ना, उनका नाम शाहनवाज भुट्टो था, वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब के वाले साहब थे, और बेनजीर भुट्टो साहबा के वो दादा थे वो। सो 3 पुश्तों को चलने वाली, अगर जेल के बाहर अपने बच्चों के साथ, वही जो बाद में वजीर आजम भी बनी, बाद में वो दूसरी दफा, और मुस्लिम वर्ल्ड के वो कहते हैं पहली खतून थी, तो वो अगर वो वहां ईंटों पे बैठी हुई हैं, तो भाई साहब ये तो पैकेज है, पावर गेम है सारी। तो पावर के लिए सब कुछ करना पड़ता है। आज अगर फैसल भाई को तकलीफ हो रही है तो कल को फैसल भाई को, फैसल भाई को हम कहेंगे कि जरा ये देखें तस्वीर, और जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि दिखा दे बेनजीर साहिबा की, फुल पे दिखाएं जरा, और अवार्ड बाद देखें कि किस तरह जेल के बाहर जो है वो सब्र के साथ इंतजार, ये तो फिर ये बैठना पड़ता है उनको। ये तो पैकेज है ना भाई, आप और मैं ये पैकेज नहीं अफोर्ड कर सकते, तो अभी मेरा ख्याल वो पिक्चर दिखाएंगे, तो हम सियासतदान नहीं है ना, तो हम यहाँ पे बैठे, दानिश्वर हमारे साथ आगे बैठे, फैसल भाई इधर आगे बैठे, इनकी कुर्सी डालते हैं, ज़हीन आदमी है। ठीक है, राना साहब बना रहे हैं, ठीक है, फिर हम दिखाते हैं तस्वीर जब आएगी। वेरी इंटेलिजेंट मैन। तो यहाँ आ जाए, मैं तो फवाद चौधरी साहब को भी कहता था, वो नाराज तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। काम किया है फवाद चौधरी साहब ने ना, वो भी बैठ गए थे, जो है वो शो करते थे ना वो एक जमाने में, वो करते थे ना। तो भाई आप इसका बोझ नहीं उठा, भारी पत्थर है भाई, ठीक है, जो भारी पत्थर नहीं उठा सकता हमारे साथ आके बैठे, शो करे, दानिश्वरी करे, अल्लाह खैर। अच्छा क्लासा साहब, जल्दी से ये भी बता दें, वक्त की कमी है, इश्यूज बहुत सारे हैं क्लासा साहब से डिस्कस करने के लिए। शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस से बरी
थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आप देना चाहें। आज अगली स्टोरी में भी मैं आऊँगा। सादिया अब्बासी साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है वहाँ पर। उसमें ये कमेटी थी, सेनेट की कमेटी थी वाटर एंड पावर की, तो शहादत अवान साहब जो उसको चेयरमैन है और बड़ी अच्छी, मतलब शहादत अवान साहब बड़े काबिल आदमी, जहीन आदमी, मैं तो बड़ा उनकी जहानत और कबलियत से बड़ा मुतासर हूँ। वकील भी हैं लेकिन बहुत आला किस्म के। तो आज सादिया अब्बासी साहब ने भी बड़ी, उन्होंने नैब पे गुफ्तगू की है, वो अगले प्रोग्राम में करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो उन्होंने सवाल उठाया कि नैब जो है एक पॉलिटिकल टूल है, यही नैब था और जिन इल्ज़ाम पे बनाया था, इतना लाफबल इल्ज़ाम है कि नाला, गंदा नाला बनाया था जनाब को 20-25 करोड़। भाई कोई शहबाज शरीफ साहब पे कोई और भी 16 अरब रुपए का, मतलब शहबाज शरीफ साहब पे 16 बिलियन रुपीस का मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत खौफनाक किस्म का केस था। जिस दिन वजीर आजम बने थे उस दिन जमानत पे थे, ठीक है भाई, उसका क्या बना, उसमें मेरा ख्याल बरी हो गए। तो 25 करोड़ रुपए वाले में क्या होना था। अब जिसकी हुकूमत आती जाती है वो उसको क्लीन चिटें मिलती जाती हैं। और सबसे हम तस्वीर, सॉरी टू कट यू, तस्वीर दिखा दें जो हम दिखाना चाह रहे थे बेनजीर साहिबा की। ये है बेनजीर भुट्टो साहिबा की, हैं कि बच्चों के साथ जाती थी और एक और भी है यहीं पे कहीं ना बैठी हुई थी, मेरा ख्याल है कि देयर माइट बी सम पिक्चर एज वेल, कि उनको और बाकायदा, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो वो रो भी पड़ी थी वो, कि उनके साथ कोई इस तरह की, इफ आई एम, अगर मेरी मेमोरी ठीक मुझे सर्व कर रही है तो भाई साहब पावर गेम के लिए तो थोड़ा सा ये तकलीफ करनी पड़ती। कल को इसका सारा कुछ जो फायदा होगा वो किसको होगा, वो इन्हीं को होगा। ये क्या पता कल को ये लॉ मिनिस्टर बने बैठे हों, ये जो हमारे फैसल चौधरी साहब। सो इस तरह की मेरा ख्याल अब्यूज करना, इस तरह की गाली देना, मैं फिर माजरत के साथ कह रहा हूँ, बड़े गुस्सीले जट हैं। उम्मीद नहीं थी, मतलब उम्मीद नहीं, कम अज कम फैसल से नहीं थी। मेरा दिल टूटा है, बाकी छोड़ दे। मुझे फवाद चौधरी साहब जो है, मतलब फवाद चौधरी साहब से उम्मीद की जा सकती है कि वो आते जाते चपेड़े चपेड़े बंदों को फेंटी फटा वो कर सकते हैं। फैसल से उम्मीद नहीं थी कि ही विल बी यूजिंग दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। और पता भी है कि साथ में कैमरा है, मतलब कोई यारों दोस्तों बंदा बैठा हो तो दैट्स अनदर थिंग। हम कोशिश करेंगे कि फैसल से बात भी जो है वो करें, वो आए और जो है वो क्लासरा साहब का दिल टूटा है। नहीं मुझे कोई फर्क नहीं भाई, हम तो मैंने बताया ना कि इस वक्त आधा शहर मुझसे नहीं मिलना चाहता, आधे से मैं नहीं मिलना चाहता। जहां से हमें फील होता है हम रिट्रीट हो जाते हैं। हमारा को खुदा ना खासा मुझे फैसल ने कहा तो नहीं था कि मेरे एडमायरर बने, मुझे अच्छा समझे या मेरे बारे में राय रखे, उन्होंने तो नहीं कहा था। उनका कसूर भी नहीं है इसमें, उनको होना भी नहीं चाहिए। मेरे अपना मसला है, उनका तो है नहीं प्रॉब्लम। ठीक है, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट इशू है वो डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। क्लासरा साहब, आज जो है कुछ कमेटी इजलास थे जो आपने अटेंड किए और उसमें जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि आवाम के जो रियल इश्यूज़ हैं उन पे जो है वो वहाँ पे बातें हुई। गैस के हवाले से बात हुई कि क्यों जो हमारी लोकल गैस है उसके मुकाबले में LNG जो है वो इम्पोर्ट की जाती है और सप्लाई की जाती है, उस हवाले से भी बात हुई। फिर वाटर रिसोर्सेज कमेटी जो है वो भी आपने अटेंड किया और कुछ इजलास में, कमेटी इजलास में कुछ गर्मा गर्मी जो है वो भी देखी गई। तो क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, वो आपने ठीक कहा। आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे था और बड़ी अहम मिनिस्ट्रीज के ना इजलास आगे पीछे थे। सो मैंने दो तो मैंने अटेंड किए। एनर्जी पे ब्रीफिंग थी और उसके बाद वाटर रिसोर्सेज पे थी, एक कौमी असम्बली की थी, एक सेनेट की थी, फिर उसके बाद एक और कमेटी थी। वो खैर ना उसने, इमरान ने तो तीनों अटेंड कर ली थी, मैंने दो अटेंड किए हैं। तो लगा रहा हूँ पलंदा देख रहे हैं ना सारा ये। अच्छा। तो 3-4 घंटे गुफ्तगू भी सुने, बड़ा नाले मिलता है सारे डॉक्यूमेंट। अच्छा, मैं हाथ से अब नोट्स भी लेता रहता हूँ, सारे पेपर भरे रहते हैं, क्योंकि मेरा ये कहना है कि जो चीज़ अगर आपने याद करनी है ना तो हाथ से लिखा करें। हाथ से नहीं लिखेंगे तो ज़हनी तौर पर नहीं रहती। खैर, आज जो उसमें ये पहली मीटिंग थी वो थी इस कौमी असम्बली की, ये एनर्जी पे, और ब्रीफिंग थी इन पे ये जो आपको मुआहदे हुए हैं गैस के, इसके साथ आज़रबाईजान के साथ और कतर के साथ। कतर के 2015 में हुए थे, आज़रबाईजान के पिछले साल ये इन्होंने किए थे, जिसपे शाहिद खकान अब्बासी साहब की नाराज़गी होने की वन ऑफ द रीजंस ये भी थी। इसके पीछे जो कहानी है वो मैं टीवी में बता नहीं सकता कि शाहिद खकान अब्बासी साहब जनाब कि उनको नाराज़गी क्या थी। वो कतर को तो डिफेंड करते थे, कतर की डील उन्होंने की थी, G2G थी, मतलब हुकूमत से हुकूमत थी। तो उस वक्त कहते थे इसमें कमीशन इन्वॉल्व नहीं, हुकूमत से हुकूमत है तो क्या मसला है, तो वो डिफेंड करते थे। हालांकि उस वक्त इल्ज़ाम लगा था इन पे, अपोजिशन ने लगाया था, पीपल्स पार्टी और दीगर ने, इन्हें छुपाई हुई थी प्राइस क्या है जो कतर के साथ तय हुई है। अच्छा। तो उस पर वो कहते थे नहीं जनाब कि ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं। महंगी का इल्ज़ाम लगता था, लेकिन वो डिफेंड करते, मैं भी डिफेंड करता था, हुकूमत से हुकूमत होने में महंगी भी हो लेकिन आपको सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई होती है। 15 साल का मुआहदा, फिर गैस आपको मिलती रहती एक ही प्राइस पे, वो मुआहदा ठीक था इनका। लेकिन आज़रबाईजान पे वही शाहिद खकान अब्बासी साहब सबसे ज़्यादा वो नाराज़ हो गए थे। कहते नहीं जनाब ये तो आपको स्पॉट बाइंग करनी चाहिए, आपको तो हुकूमत से मुआहदे नहीं करने चाहिए, बला बला। सो मेरे लिए ज़रा डाइजेस्ट करना मुश्किल था। वो आप जो कहते हैं दिल लेके मैं वापस ले ला, इन्हीं चीज़ों से कि वो G2G वहाँ पे डिफेंड कर रहे थे, क्योंकि आपने खुद किया था। यहाँ पे आज़रबाईजान के साथ मुसद्दिक मलिक साहब करके आ रहे थे, आपको एतराज़ात थे।
तो वो आप कहते थे नहीं यहाँ पे आपको बिडिंग करनी चाहिए, कंट्रैक्ट देने चाहिए। वो एक मैं अब उसमें डिटेल में जाना नहीं चाहता। शायद खान नवाज साहब के आजकल बहुत बड़े एडमायर हैं, बड़े पॉपुलर हैं टीवी पे, बादशाह, तो दिल उनके ना टूट जाए जो शायद खान नवाज साहब को बहुत अच्छे इंसान तो होंगे लेकिन एक काबिल वट एवर उनको समझते रहे। एक अगर उनका दिल लगा लोगों से तो ठीक है। खैर कमिंग टू द पॉइंट इस बात पे, आज जो इसमें जो बहसें हुई हैं 2-3 इससे पहले कि एजेंडे से आने से पहले कतर और इसके, आज उनकी ये थे सैयद नवीद कमर साहब। अच्छा मैं बिल्कुल पीछे बैठा था। अच्छा इसके चेयरमैन है ना कमेटी के सैयद मुस्तफ़ा साहब जो हैं, मुस्तफ़ा महमूद साहब जो हैं, वो ये साबिक गवर्नर जो थे इसके, उनके बेटे हैं, बड़े काबिल हैं, वेरी सेंसिबल, इमाज से वेरी सेंसिबल, पढ़ा लिखा लड़का है। मैं बड़ा मुतासिर हुआ उनकी गुफ्तगू से, कमांड से। मुस्तफ़ा जो इसके चेयरमैन है कमेटी के, मेरा ख्याल फर्स्ट टाइम आ रहे हैं लेकिन ही नोज़ और बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट करते हैं अपनी मीटिंग को। तो बड़े हैवी वेट्स बैठे हुए, नवीद कमर जैसा बंदा बैठा उस कमेटी में जो खुद मतलब उसमें रहे हैं, मिनिस्टर्स रहे हैं और उनकी कमांड है। तो आज वो नवीद कमर साहब थोड़े से एजिटेटेड उस टोन में लग रहे थे। उन्होंने कोई ऐसे टांट्स भी किए मुसद्दिक मलिक साहब पे जो मेरा ख्याल है कि अ बिट बिलो द बेल्ट। अच्छा लेकिन ये मुसद्दिक मलिक साहब को क्रेडिट जाता है कि वो मुस्कुराते हुए वो हिट ले वेल लेफ्ट पे बिलीव करते हैं। अच्छा जिस बंदे के पास आर्गूमेंट्स होते हैं ना उसको गुस्सा करने की जरूरत नहीं होती। शायद ये आज मैंने कमेटी में देखा, सुनते तो थे ना, देखा मैंने आज वहां पे कि उन्होंने उनको जवाबी तौर पे तंज नहीं किए, हालांकि कर वो भी सकते थे। मतलब आपने मतलब कहाँ से शुरू हुआ कि नवीद कमर साहब केस लड़ रहे थे सिंध का, जो ठीक है वो सिंध से एमएनए है, उनकी पार्टी हुकूमत, वो ये कह रहे थे कि सिंध की जो गैस है वो आप ये बलोचिस्तान को डिवाल्ट करते हैं। अच्छा। उनको ये एतराज़ था इस पर। और साथ में ये भी था जनाब कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है पहले आप जो अगेन जो सूबा अपनी पैदा कर रहा है गैस उसको देते हैं फिर किसी और को देते हैं। तो इस बात पर लड़ रहे थे कि आपने क्यों दे रहे हैं, ये तो आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। तो वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे मुसद्दिक मलिक साहब कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, कराची की इंडस्ट्री के लिए ठीक है ज़रूरी है। हाँ। लेकिन बलूचिस्तान भी आपको गैस देता है और सूबे भी देते हैं। 80% गैस इस वक्त आपकी सिंध में यूज़ हो, लेकिन वो इसी बात पे बैठे थे कि आप क्यों बलूचिस्तान को गैस दे रहे हैं, हमारे जो वसाइल हैं वहाँ से दे रहे हैं तो आपको नहीं देनी चाहिए। तो उस पर उन्होंने इसको बड़ा खूबसूरत जवाब दिए मुसद्दिक मलिक साहब ने, उन्होंने एक्सप्लेन किया। और एक चीज़ खैर और भी थी, वो भी मैं उस पर आता हूँ गैस के हवाले से। उन्होंने कहा जनाब कि अब हम क्या करें, बलूचिस्तान का जो है आपको सर्दियों में ज़्यादा वहाँ माइनस में दर्ज हरारत चला जाता है, हमें डिवाल्ट करनी पड़ती है। कि आप क्या चाहते हैं कि इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आइन हम बलूचिस्तान के लोगों को क्या सर्दी में मरना छोड़ दें? हम क्या करें? मतलब है भाई क्योंकि हमारा आइन इजाज़त नहीं दे रहा, कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं दे रहा, हम आपको डिवाल्ट नहीं कर सकते, सो आप जाएँ और मतलब मरना है तो मर जाएँ, हमें कोई परवाह नहीं, क्या स्टेट को ये काम करना चाहिए। नहीं बस राइट। तो उस पर इन्होंने खैर कहा नवीद कमर साहब ने, यार ये आपने अलिफ लैलवी कहानियाँ वगैरह इस तरह के ना सुना। दैट वाज जो मैं समझता हूँ इतने सीरियस फोरम पे जब आप किसी मिनिस्टर को बात कहेंगे तो ही विल फील अ बिट ऑफेंडेड एट वेल के बहुत 30, 40, 50 लोग बैठे हुए हैं, फिर मीडिया बैठा हुआ है, हर बंदे को इंसल्ट तो फील होते, लेकिन ही केप्ट हिज कूल। तो उन्होंने फिर ये कहा, या खुशाब से एक एमएनए थे, उन्होंने कहा हमारे लोगों को पास तो गैस ही नहीं है, उनको मिल ही नहीं रही, वो तो अगेन उसकी लकड़ियाँ जला रहे हैं। तो उस पर बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। इट वॉज वेरी लिटरेरी आंसर जो मुसद्दिक मलिक साहब ने दिया। तो उन्होंने कहा जनाब कि चले आपके पास ये अगेन उस लड़कियाँ सारी आपका लकड़ियाँ जो हैं वो जलाने के लिए तो हैं, बलूचिस्तान के लोगों के पास तो ये भी नहीं है, लकड़ियाँ भी नहीं है कि वो जला सके, दिल जला सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो दिल जला लेंगे वो लोग जो हैं। तो क्या हमें अबैंडन कर देना चाहिए बलूचिस्तान के लोगों को, हमें गैस नहीं देनी चाहिए? इतनी सर्दी वो सिंध में तो नहीं पड़ी इतनी सर्दी, सो वी हैव टू, नंबर 1। नंबर 2 जो एक और मसला था, खैर इसके बाद नवीद कमर साहब वो चुप भी रहे क्योंकि इल्ज़ाम बार बार उन्हें ये फील हो रहा था मुसद्दिक मलिक साहब को कि शायद मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है मैं कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक कर रहा हूँ। तो उन्होंने अगर मैं ब्रेक कर रहा हूँ तो मुझसे पहले जितने भी अब तक आए हैं ना सब ने ब्रेक किया, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस हुई इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग बलूचिस्तान के गरीब लोगों को, तो वो फिर सब ने किया, नंबर 1। फिर एक और बहस हुई जो बड़ी मतलब अगेन वेरी कंट्रोवर्शियल सी थी और उस पर खासा 1-2 घंटा लगा कि बलूचिस्तान के लोगों के लिए कि बलूचिस्तान के हाई कोर्ट ने एक आर्डर जारी किया है कि इनको जो गैस का बिल है ना वो 5,500 से ज्यादा नहीं आ सकता। अच्छा, इसकी बड़ी लंबी डिबेट हुई। मतलब है कोई लाख रुपए की गैस यूज करे, कोई 50,000 की करे, कोई 60 की करे, 2 लाख की करे, अच्छा, बिल नहीं आएगा, बिल आपको 5,500 आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। देयर वाज अ ह्यूज हीटेड, इस पे डिबेट हुई है बहुत सारी, जिसपे उन्होंने नवीद कमर साहब ने अच्छा पॉइंट दिया कि अगर कुछ आपने वल्नरेबल कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करना है कि जो आप समझते हैं गरीब हैं, उसकी खैर एक उसकी लंबी एक उन्होंने इसको डिफाइन भी किया, वो जो आए हुए थे पेट्रोलियम वाले या दीगर लोग, तो उन्होंने कहा फिर टारगेट करके देना, जो अरबपति है वो भी मतलब गैस तो फिर फ्री
फराल हो रही है बलूचिस्तान में। बना दें कि जिसको स्लैब तो बने हुए, स्लैब को तोड़ने के लिए किया गया है ना, उसमें पूरी डिटेल बताई गई कि हम वहां पे हाई कोर्ट में लोगों ने जाकर किया है। उसका जितना नुकसान है, उस गैस की जो कीमत है, क्योंकि गैस की एक प्राइस है, वो तो दूसरे लोगों में पड़े, जो सर्कुलर डेट बन रहा है आपका, वो अल्टीमेटली दूसरे लोगों ने देनी है। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों का ये राइट बनता है, मैं कहूँगा ठीक है ये गैस के मामले पे इशू है, ये दूसरे वाला जो उनका उन्होंने उसको वो कर दिया है कि 5,500 देंगे, उस पर क्वेश्चन थे। लेकिन बलूचिस्तान से लिया भी आपने बहुत कुछ है, जो सोने की कानें, कॉपर की, गवादर, लॉट ऑफ थिंग्स बलूचिस्तान से आपने ली हैं। अगर उनको सर्दियों के मौसम में अगर आप थोड़ी सी गैस डिवाल्ट करके दे रहे हैं और वो लोग बेचारे ना मरे, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा नवीद कमर साहब को खैर उन्होंने अच्छे जवाब दिए। उन्होंने आई थिंक मुसद्दिक मलिक साहब यूज्ड टू हो चुके हैं गैस पे जो है वो जवाब दे के। लेकिन एक चीज है अभी वो रहेगी मुसद्दिक मलिक साहब के हवाले से, ठीक है। तो मुसद्दिक मलिक साहब ने जो वहां पे कहा ना कि लोकल गैस जो है ना वो हमें ये महंगी पड़ती है और बाहर की सस्ती पड़ती है, जो मुआहदे किए थे कतर के साथ, वो लंबी कहानी है। अगले हफ्ते अगर याद दिलाएंगे तो लोग भी कहेंगे हर हफ्ते आप कह के भाग जाते हैं, कोई स्टोरी हम पूरी सुनाते नहीं। अगले हफ्ते जो है वो हम ये जरूर मुझे आपने याद दिलाना पड़ी, जरूर वो रहेगी वाटर वो रिसोर्स वाली। बिल्कुल, आज के लिए इतना ही। नाजरीन, वक्त की कमी की वजह से हम मजीद बात नहीं कर सकेंगे, फिर आपसे फिर मुलाकात होगी।